हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ एसटेट टीजीटी एसएसटी इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स। देखते हैं दोस्त हमारे नोट्स 100% से कम एफडीवाई वाले अक्षेत्र देखते हैं दोस्तों। क्या देखते हैं हम? 100% से कम एफडीआई वाले अक्षेत्र। एफएम रेडियो, एफएम जो रेडियो है उसका कितना परसेंट हो जाएगा दोस्तों? ये 20% हो जाएगा। रक्षा उत्पादन प्रिंट मीडिया, रक्षा उत्पादन प्रिंट मीडिया है जो 26% हो जाएगा। बीमा नागरिक उड्डयन एवं पेंशन क्षेत्र कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 49% हो जाएगा। साख सूचना कंपनियां है जो ये कितना हो जाएगा? 49%। और केबल नेटवर्क है जो ये कितना हो जाएगा? 74% हो जाएगा केबल नेटवर्क। डायरेक्ट टू होम टेलीपोर्ट कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 74%। अपलिंकिंग हब आदि जैसी सुविधाओं की स्थापना 49%। कमोडिटी एक्सचेंज अगर मैं बात करूँ तो 49%। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस का पूछा जाए तो 49%। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं जो उसमें भी कितना हो जाएगा? 49% हो जाएगा। जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां उसमें कितना हो जाएगा? 49%। मल्टी ब्रांड जो रिटेल कंपनी है दोस्तों उसका कितना हो जाएगा? उसका हो जाएगा 51%। कितना हो जाएगा? 51%। सिंगल ब्रांड है तो उससे 100% इसका ही मिलेगा दोस्तों, सिंगल ब्रांड का। ठीक है, 100% हो जाएगा 100%। बैंकिंग निजी सेक्टर 74%। अगर दूरसंचार की बात करूँ तो ये भी हो जाएगा 74%। उपग्रह स्थापना एवं संचालन ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों? ये भी 74% हो जाएगा। देख लेते हैं दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। केबल नेटवर्क डायरेक्ट टू होम एवं टेलीपोर्ट में कितने परसेंट एफडीआई की अनुमति प्रदान की गई है दोस्तों? ये हो जाएगी 100%। कितने परसेंट? 100% जो है केबल नेटवर्क डायरेक्ट टू होम एवं टेलीपोर्ट है उसको एफडीआई की अनुमति प्रदान की गई है। बहुचर्चित मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में कितने परसेंट एफडीआई की अनुमति प्रदान की गई है दोस्तों? ये हो जाएगी 51%। भारत के सेवायात में किस सेवा का अंश सर्वाधिक है? क्या पूछा गया है दोस्तों? जो सेवा आयात का जो भारत में अंश है वो कितना है दोस्तों? तो ये हो जाएगा गैर सॉफ्टवेयर सेवाएं है जो उनका हो जाएगा 56.9%। ठीक है दोस्तों, अगर मैं गैर सॉफ्टवेयर सेवाओं में किस सेवा का आयात सबसे अधिक है दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा? व्यावसायिक सेवाएं है जो उसका 56.9 में से कितना हो जाएगा? 34.2% है ये व्यावसायिक सेवाओं का हो जाएगा सबसे ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, शहरी क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र द्वारा सर्वाधिक रोजगार प्रदान किया जाता है? तो ये जो टर्सरी सेक्टर है दोस्तों, सेवा क्षेत्र है, उसको होता है 68.3%। कितना दोस्तों? 68.3%। अगर मैं प्राइमरी सेक्टर की बात करूँ तो दोस्तों उसमें क्या आता है? जो प्राइमरी सेक्टर है हमारा उसके अंदर आता है जैसे कृषि से संबंधित जो भी जो कृषि करते हैं वो सारी चीज़ें किस में आती है? प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती है। अगर मैं सेकेंडरी क्षेत्र की बात करूँ, सेकेंडरी सेक्टर की बात करूँ तो उसमें क्या हो जाएगा? जो कृषि करके जो उत्पादन तैयार करते हैं उस उत्पादन से हम क्या करते हैं? कच्चा माल प्राप्त करते हैं और उससे वस्तुएं तैयार करते हैं दोस्तों। जैसे कि ये हो गया बिस्किट बनाने हैं हमें, उसके लिए हमें फर्स्ट जो सेक्टर है उस पे से प्राइमरी सेक्टर पे से हमें वो लेनी होगा कच्चा माल, और फिर जाके सेकेंडरी सेक्टर है जो उसका वस्तु तैयार करेगा। जैसे कि गेहूँ ली तो गेहूँ से क्या किया उन्होंने? आटा बनाया, आटा बना के फिर बिस्किट वगैरह तैयार किए। ठीक है, और भी अन्य जो चीज़ें हैं वो तैयार की। तो ये क्या हो जाएगा? और जो टर्सरी सेक्टर है दोस्तों उसमें क्या हो जाएगा? टर्सरी सेक्टर में क्या आता है? सेवा क्षेत्र आता है। ठीक है, सेवा जैसे कि टीचर है वो अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? वो अपनी जो उनकी सर्विस है वो दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अपनी शिक्षा है जो उन्होंने ग्रहण की वो आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ऐसे ही डॉक्टर है वो क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं, लोगों की जानें हैं वो बचा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? टर्सरी सेक्टर के अंदर आ जाएगा। भारत के जीडीपी में पर्यटन क्षेत्र का योगदान पूछा गया दोस्तों, और
ये रोज़गार का परसेंट पूछा गया दोस्तों, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 9.6%। कितना हो जाएगा, 9.6% है जो जीडीपी में पर्यटन क्षेत्र का योगदान, और 9.30% है जो ये हो जाएगा समग्र जो रोज़गार है उसका परसेंट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अंशदान, कंप्यूटर एवं सूचना सेवा के 3 शीर्षक निर्यातक राष्ट्र पूछे गए हैं दोस्तों, क्या हो जाएंगे, यूरोपीय संघ हो जाएगा, यूरोपीय यूनियन हो जाएगा, ठीक है, यूरोपीय संघ हो जाएगा, यूएसए और इंडिया हो जाएगा। ये 3 निर्यातक देश राष्ट्र है दोस्तों, ठीक है। अगर मैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करूं 2018 की, तो भारत का कौन सा स्थान हो जाएगा, ये भारत का हो जाएगा 57, ठीक है। 57 जो स्थान है ये इसने भारत ने हासिल किया था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। भारत में चलने वाला 1 रुपये का नोट अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा को एग्जाम्पल है। क्या दोस्तों, जो भारत में 1 रुपये का नोट चलता है वो क्या है, अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा का एग्जाम्पल है। यह भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा कागज पर छापा जाता है, जिसे बंद कर दिया गया। जो वित्त मंत्रालय है दोस्तों वो क्या करता है, कागज का जो पत्र होता है उसे क्या करता है, बनाता है। कौन बनाता है, वित्त मंत्रालय बनाता है। अगर 1 रुपये से लेके मतलब 2 रुपये से 1000 की बात करूँ तो दोस्तों कौन बनाता है, ये आरबीआई हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो वो बनाता है, ठीक है। 1 रुपये के ऊपर की सभी मुद्राएं असीमित वैध मुद्रा है। क्या है दोस्तों, जो 1 रुपये से ऊपर की सभी मुद्राएं हैं वो क्या है, असीमित वैध मुद्रा है। इसको बोलेंगे अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, ठीक है। 1 रुपये से ऊपर की जो सभी मुद्राएं हैं तो क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड लीगल टेंडर हो जाएगी, जो कि किसके द्वारा तय की जाती है दोस्तों, ये की जाती है आरबीआई द्वारा। जैसे कि मैंने बताया कि 1 रुपये से जितने भी ज़्यादा होंगे, 2 रुपये से जितने भी आगे नोट सिक्के बनते हैं तो कौन तैयार करता है, ये आरबीआई करता है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ, ये 2 रुपये का नोट है, जो 2 रुपये का नोट है और 1000 रुपये तक के जो नोट है वो कौन छापता है दोस्तों, तो ये छापता है आरबीआई छापता है। कौन छापता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों वो सबसे बड़ा बैंक है, देश का सबसे बड़ा बैंक क्या हो जाएगा, आरबीआई हो जाएगा। सभी बैंकों को क्या देता है, ये लोन देता है सभी बैंकों को, ठीक है। वर्तमान में आरबीआई जो सॉरी दोस्तों, वर्तमान में आरबीआई नोट निर्गम की न्यूनतम रिजर्व प्रणाली है, जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम है को अपनाता है, ठीक है। जो आरबीआई है किसको अपनाता है दोस्तों, ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम को, ठीक है। सांकेतिक सिक्का उसे कहते हैं जिसका अंकित मूल्य धात्विक मूल्य से अधिक होता है। क्या होता है दोस्तों, जो सांकेतिक मुद्रा होती है वो क्या मुद्रा होती है, मान लो हमारे पास 20 रुपये का सिक्का है, ठीक है। तो 20 रुपये का सिक्का है और उसमें धातु लगी है 20 रुपये से ज़्यादा की, मतलब ज़्यादा धातु लगी है, तो उस पे जो अंकित मूल्य है दोस्तों वही काउंट होगा, ना कि उसकी धातु का मूल्य काउंट होगा या तोल के उसको काउंट होगा। धातु का मूल्य तय नहीं होगा, जो उस पे लिखा हुआ है अंकित मूल्य है दोस्तों वही क्या हो जाएगा, हमारा सांकेतिक सिक्का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूं भारतीय रुपया क्या है, प्रमाणिक मुद्रा है दोस्तों। जो भारतीय रुपया है दोस्तों वो क्या है, प्रमाणिक पत्र मुद्रा है, ठीक है। जो भारतीय रुपया है उसको क्या किया गया है, प्रमाणिक पत्र मुद्रा बोला गया है। जनता का सबसे अधिक विश्वास प्रतिनिधि पत्र मुद्रा में होता है। किस में होता है दोस्तों, जो जनता है उसका विश्वास किस में होता है, प्रतिनिधि मुद्रा है जो उसमें होता है। मुद्रा की दशमलव प्रणाली है जो भारत में 1957 से प्रचलन में आई। किस में आई दोस्तों, 1957 में क्या आई, मुद्रा की दशमलव प्रणाली है जो भारत में आई, ठीक है। और 1957 से 1964 तक टकसाल से उत्पादित पैसा को नया पैसा संज्ञा प्रदान किया गया। क्या किया गया दोस्तों, जो 1957 से 1964 था उसमें क्या किया गया, टकसाल से जो उत्पादित पैसा है उसको क्या बोला गया, न्यू पैसा संज्ञा प्रदान की गई, ठीक है दोस्तों। जो नया पैसा है, न्यू पैसा है, संज्ञा में से नया शब्द है जो 1964 में क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया दोस्तों, 1964
और में क्या कर दिया गया, जो न्यू है, न्यू शब्द है, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया, न्यू और पैसे को अलग अलग कर दिया गया। पैसा और क्या बना दिया गया, न्यू को अलग करके पैसा जो है उसकी संज्ञा दे दी गई। इस प्रकार मुद्रा की जो दशमलव प्रणाली है उसके साथ प्रचलित क्या हो गया, नया पैसा, न्यू पैसा, ठीक है। 1 जून 1964 से मात्र पैसा हो गया। पहले क्या था, नया पैसा था, तो फिर क्या रह गया, सिर्फ पैसा रह गया, ठीक है दोस्तों। अब मुद्रा ने कीमत संयंत्र विकसित किया है, तो व्यापक स्तर पर किया है दोस्तों, ठीक है, व्यापक स्तर पर क्या किया है, क्रय विक्रय किया है। और बाजार व्यवस्था, व्यापार एवं वाणिज्य की क्या की है, रचना की है दोस्तों। जो मुद्रा ने कीमत संयंत्र विकसित किया उसमें क्या किया गया है, व्यापक स्तर पर क्रय विक्रय किया गया है, बाजार व्यवस्था बनाई गई है और व्यापार वाणिज्य की क्या की गई है, रचना की गई है। जिसने क्या किया, पूंजी को जन्म दिया, मतलब जिसने क्या किया दोस्तों, पूंजी को और बढ़ावा दिया और जन्म दिया, ठीक है दोस्तों। बड़े पैमाने पर उत्पादन को संभव बनाया है। क्या किया दोस्तों, जो बड़े पैमाने पर उत्पादन है उसको क्या बना दिया गया, संभव बना दिया गया। व्यक्तिगत आधार पर आर्थिक स्वतंत्रता क्या की गई, प्रदान की गई, ठीक है दोस्तों। अगर आगे देखते हैं, डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी है जो 1998 की अध्यक्षता में गठित कार्यदल ने मुद्रा आपूर्ति के संकेत को में व्यापक परिवर्तन का सुझाव देते हुए 4 मौद्रिक सूचकों व 3 तरलता सूचकों के अतिरिक्त प्रति तिमाही एक वित्तीय क्षेत्र समीक्षा प्रकाशित करने को कहा। जो डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी है दोस्तों, उसने क्या किया, 1998 की अध्यक्षता में एक कार्यदल गठित किया गया था, तो उसमें मुद्रा आपूर्ति के जो संकेत है M0, M1, M2, M3 है, ठीक है, ये क्या किया गया, इनको 4 जो मौद्रिक सूचक है, M0, M1, M का मतलब है दोस्तों मनी, ठीक है, मनी क्या है, मनी है, और इसके अंदर क्या आता है, M0, M1, M2 और M3, ठीक है। 3 तरलता सूचकों के अतिरिक्त प्रति तिमाही एक वित्तीय क्षेत्र जो समीक्षा प्रकाशित करने को कहा, ठीक है दोस्तों। देवनागरी के अक्षर है रै व रोमन अक्षर आर से मिलते जुलते रुपए आर के प्रतीक चिन्ह की रचना तमिलनाडु के मूल निवासी IIT है जो मुंबई से स्नातकोत्तर उपाधिकार उदय कुमार ने किया। क्या किया दोस्तों, उदय कुमार ने मुंबई से स्नातकोत्तर, मतलब इसने है ना, जो उदय कुमार है इन्होंने मुंबई से BA प्राप्त की है, स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है दोस्तों, ठीक है, IIT में। तो ये तमिलनाडु के मूल निवासी है, किसकी है, तमिलनाडु के। उदय कुमार जो है तमिलनाडु के क्या है, मूल निवासी है। और इन्होंने देवनागरी का जो अक्षर है R, ठीक है, रै, तो रोमन अक्षर है R से मिलते जुलते जो रुपये है, ठीक है, उसका प्रतीक चिन्ह क्या कहाँ से मिला है, तमिलनाडु से के मूल निवासी है जो उदय कुमार, उन्होंने ही दिया है, ठीक है दोस्तों। अब भारत अपने रुपये का अलग प्रतीक चिन्ह रखने वाला डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, स्टर्लिंग, जापानी येन और यूरोपीय यूरो के बाद विश्व का 5वां देश बन गया। क्या बन गया दोस्तों, जो हमारा भारत है वो विश्व का 5वां देश बन गया, किसके लिए, प्रतीक चिन्ह रखने वाला, ठीक है। प्रतीक चिन्ह मतलब इसको जो ये है, ये ऐसा जो साइन होता है, ठीक है, ये किसने दिया था दोस्तों, ये उदय कुमार ने दिया था, जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं, ठीक है। उन्होंने मुंबई से स्नातकोत्तर प्राप्त की, और जो है ये जो ये निशान है दोस्तों, इन्होंने ही दिया था। तो ये स्थान प्राप्त करने वाले विश्व का जो भारत है, विश्व का 5वां देश बन गया, ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूं भारत की वर्तमान मौद्रिक प्रणाली का प्रबंध RBI करता है। क्या है दोस्तों, जो भारत की वर्तमान मौद्रिक प्रणाली है उसका प्रबंध कौन करता है दोस्तों, RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। इसको देश का क्या बोला जाता है, केंद्रीय बैंक, ठीक है, इसको देश का केंद्रीय बैंक है। भारतीय मौद्रिक प्रणाली अपरिवर्तनशील कागज करेंसी प्रणाली पर आधारित है। क्या, जो भारत की इंडियन मौद्रिक मनी सिस्टम है, जो इंडियन मनी सिस्टम है दोस्तों, वो कैसा है, इनकन्वर्टिबल पेपर करेंसी है। क्या है, इनकन्वर्टिबल पेपर करेंसी है, ठीक है दोस्तों। चालू खाते की परिवर्तनीयता का आसियान देशों के साथ सभी सौदों जिनमें वस्तुओं के रुपए अन्य करेंसियों के साथ बिना किसी सीमा के परिवर्तनीयता से है। क्या है दोस्तों, जो
ये है चालू खाते का परिवर्तन क्या है, परिवर्तनीयता। इसको याद कर लेना दोस्तों, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, ठीक है। इसको क्या है, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी भी बोला जाता है, चालू खाते का परिवर्तनीयता, ठीक है। तो अन्य देशों के साथ जो सभी सौदे थे, ट्रांजैक्शंस थी इसकी इंडिया की, तो जिनमें वस्तुओं के रुपए अन्य करेंसियों के साथ बिना किसी सीमा के परिवर्तनीयता से है, ठीक है। यह परिवर्तनीयता है जो 1990 के दशक के मध्य में क्या की गई, क्रियाशील की गई, ठीक है। रुपए की परिवर्तनीयता के संदर्भ में भारत का दूसरा कदम है जो पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता प्राप्त करना है दोस्तों। क्या है, रुपए की परिवर्तनीयता के संदर्भ में भारत का दूसरा कदम खाते पर परिवर्तनीयता, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी प्राप्त। आगे देखते हैं दोस्तों हमारा ये सेशन, ठीक है। इस पर जो ये परिवर्तनीयता है, तो इसमें भारत के जो पूंजी खाते पर लगाए गए सभी प्रतिबंध क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए दोस्तों। क्या कर दिए गए, जो पूंजी खाते पर जो प्रतिबंध लगे थे वो इसमें समाप्त कर दिए गए। अब जनता के पास मुद्रा, ठीक है, और प्लस बैंकों की मांग और प्लस रिजर्व के पास अन्य जमाएं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सारे भारत के पूंजी खाता जो है उसमें आ जाएगी, क्या आ जाएगी, करेंसी नोट व सिक्के, ठीक है। और क्या हो जाएगी, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, ठीक है। और क्या, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ठीक है दोस्तों। अगर मैं M1 प्लस डाकघरों के पास बचत बैंक जमाए, क्या हो जाएगी, M1 प्लस डाकघरों के पास क्या हो जाएगी, बैंक जमाए हो जाएगी दोस्तों। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, ये थोड़ी सी मिसकन्फ्यूज़न हो गया। जो ये दिखाया गया दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, M0 है जो, ठीक है, M0 है, ये हो जाएगा M0। M नोट भी बोल सकते हो, M0 भी बोल सकते हो, ठीक है। जो मनी है जनता के पास, क्या है, जनता के पास जो करेंसी व नोट सिक्के है, वो उसको मिला के क्या, बैंकों की जो मांग जमा है उसको मिला के रिजर्व के पास जो बैंक के पास जो जमाए है, ठीक है, वो सारी किसके अंदर आएगी, M0 के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अगर M1 की बात करूँ, ये सॉरी दोस्तों, ये M1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा, M1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये काम नहीं कर रहा दोस्तों पेन भी हमारा, तो M1 हो जाएगा ये, ठीक है, M1। अगर M2 की बात करूँ तो M2 में क्या हो जाएगा, M1 भी ऐड हो जाएगा। ये जितने भी इसके अंदर करेंसी नोट, बैंक की जमा और रिजर्व के पास जो जमाएं थी सारी ऐड कर दी गई है। और प्लस में डाकघरों के पास जो बचत बैंक जमाई होती है वो भी इसके अंदर डाल दी जाती है। अगर मैं बात करूँ M3 की बात करूँ तो M3 में क्या आ जाएगा दोस्तों, M3 में भी यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, M1 तो आएगा ही, M1 तो आएगा ही, प्लस में बैंक की सावधि जमाएं भी आएगी, क्या आएगी, बैंक की सावधि जमाएं भी आएगी। अगर मैं M4 की बात करूँ, क्या दोस्तों, M4 की बात करूँ, मनी 4 की बात करूँ, सॉरी दोस्तों, माफ़ी, ये हमारा जो पेन है ये काम नहीं कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे कर रहा है तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। जो M4 है ये, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, M3 प्लस डाकघर की जो समग्र जमाएं है, जितनी भी जमाएं है वो आ जाएगी दोस्तों M4 के अंदर, ठीक है। इस प्रकार M1 की जो मात्र जनता को क्या होती है, उपलब्ध होती है, जनता को क्या होती है, M1 की मात्रा उपलब्ध होती है, ठीक है। यदि किसी देश में एक ही समय में अच्छी तथा बुरी मुद्रा का प्रचलन है तो बुरी मुद्रा में अच्छी मुद्रा को चलने से बाहर करने की प्रवृत्ति होती है। क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ये एक देश में एक ही समय में क्या है, दोनों तरह की मुद्रा चली हुई है, अच्छी तथा बुरी, ठीक है, अच्छी तथा बुरी, बैड मनी एंड गुड मनी, ठीक है, गुड मनी एंड बैड मनी होती है, जो दोनों क्या होती है, देश में प्रचलन में होती है। तो क्या होती है, जो बुरी मुद्रा में क्या होती है, बुरी मुद्रा में अच्छी मुद्रा को चलने से बाहर करने की प्रवृत्ति होती है। जो अच्छी मुद्रा है वो बुरी मुद्रा को हटा नहीं सकती, बट जो बुरी मुद्रा है वो अच्छी मुद्रा को निकाल सकती है। यह किसका नियम था दोस्तों, ये सर थॉमस ग्रेसम है जो उन्होंने ये नियम दिया था इसका, ठीक है, मनी का। सर थॉमस ग्रेसम ने क्या दिया था, सर थॉमस ग्रेसम ने। एक बार फिर देख लेते हैं दोस्तों, ये TGT SST जो पेपर है उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, प्रीवियस पेपर उठाकर देख लीजिए चाहे,
से क्या पूछा गया, सर थॉमस ग्रेसम का नियम क्या कहता है, और उसमें अन्य जो अर्थशास्त्री हैं उनके नियम दे दिए जाते हैं, उनको छांटने के लिए बोला जाता है। तो देखते हैं दोस्तों सर थॉमस ग्रेसम का क्या नियम था। उनका नियम था कि जो अच्छी तथा बुरी मुद्रा है दोनों एक साथ प्रचलन में है देश में, ठीक है। तो जो बुरी मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा को निकाल सकती है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूं, मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। क्या दोस्तों, जो मुद्रा है वह क्या है, ऐसे दूरी है जिसके अंदर क्या होता है, विज्ञान चक्कर लगाता है। ये किसने बोला था, ये बोला था सर जॉन मार्शल ने बोला था दोस्तों। किसने बोला था, सर जॉन मार्शल है, उन्होंने बोला था। अगर सरकार, केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंकों का निवल मौद्रिक दायित्व मुद्रा है, ये पूछा जाए किसने बोला है, ये तो चैंडलर ने बोला है। किसने बोला है, चैंडलर ने बोला है। ये क्या बोला है, चैंडलर ने नेट मोनेटरी लाइबिलिटी बोला है मुद्रा को, ठीक है। तो किसने बोला, चैंडलर ने बोला। आरबीआई ने व्यापक मुद्रा की धारणा M3 कब स्वीकार किया, जो M3 है दोस्तों उसको क्या बोला गया है, व्यापक मुद्रा की धारणा, ठीक है। तो कब बोला गया है, 1967 से 68 के बाद बोला गया है दोस्तों। 1967 से 68 के बाद बोला गया है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, मुद्रा की सर्वाधिक तरल और अतरल अवधारणा कौन सी है, तो ये हो जाएगी दोस्तों M1 और M4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, M1 और M4 हो जाएगी। चक्रवर्ती कमेटी का संबंध किससे है दोस्तों, तो ये हो जाएगा भारतीय मौद्रिक प्रणाली की पुनर्संरचना से। क्या है, चक्रवर्ती कमेटी है जो उसका संबंध किससे हो जाएगा, भारतीय मौद्रिक प्रणाली है जो उसकी पुनर्संरचना से हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वाई.वी. रेड्डी समिति ने किस मुद्रा समुच्चय को आधार मुद्रा या प्रारक्षित मुद्रा कहा है, तो ये M नोट है जो साप्ताहिक आधार पर तैयार किया जाता है, ये M नोट M0, ठीक है। तो इसको मनी नोट साप्ताहिक मुद्रा है जो इसको बोला गया है दोस्तों। वाई.वी. रेड्डी समिति ने क्या बोला है, मुद्रा समुच्चय को आधार मुद्रा या प्रारक्षित मुद्रा बोला है, ठीक है। नरसिम्हन समिति है दोस्तों 1998 की संस्तुति पर तरलता समायोजना सुविधा LAF को कब लागू किया गया था दोस्तों, ये किया गया था 99 में और बाद में 2000 में, ठीक है दोस्तों। क्या किया गया, सबसे पहले कब किया गया था, 1999 में और 2000 के अंतिम रूप से, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, नरसिम्हन समिति द्वारा किया गया था ये। और रिजर्व बैंक अपनी नकदी प्रबंधन की नीति का क्रियान्वयन कैसे करता है, तो ये पूछा गया दोस्तों। क्या पूछा गया, रिजर्व बैंक है जो अपनी नकदी प्रबंधन की नीति का क्रियान्वयन कैसे करता है, तो ये करता है दोस्तों तरलता समायोजन सुविधा, कैश रिजर्व अनुपात तथा खुले बाजार की नीति द्वारा। क्या करता है दोस्तों, रिजर्व बैंक अपनी नकदी प्रबंधन की नीति का क्रियान्वयन करता है, कैसे करता है, तरलता समायोजन सुविधा द्वारा, कैश रिजर्व अनुपात तथा खुले बाजार की नीति द्वारा करता है दोस्तों। एक करेंसी के विरुद्ध दूसरी करेंसी की प्राप्ति या भुगतान किस प्रकार का खाता परिवर्तन है, तो ये हो जाएगा दोस्तों चालू खाते की परिवर्तनीयता। क्या हो जाएगा दोस्तों, चालू खाते की परिवर्तनीयता हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं, एक करेंसी से दूसरी करेंसी में बिना कोई सौदा किए तब्दील की स्वीकृति किस प्रकार का खाता परिवर्तन है, तो ये हो जाएगा दोस्तों पूंजी खाते में जो परिवर्तनीयता होती है ये हो जाएगा, ठीक है। पूंजी खाते में परिवर्तनीयता क्या हो जाएगा, एक करेंसी से दूसरी करेंसी में बिना कोई सौदा किए तब्दील की स्वीकृति, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हमारे नोट्स क्या हो जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा M3 में क्या सम्मिलित है। क्या पूछा गया है दोस्तों, M3 में पूछा गया है क्या सम्मिलित है। हमने पीछे डिस्कस किया था दोस्तों क्या क्या सम्मिलित है इसके अंदर, तो क्या क्या है जल्दी से कमेंट कीजिए। जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमा एवं बैंकों के पास समय जमा। क्या है दोस्तों M3 में हो जाएगा जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमा एवं बैंकों के पास समय जमा। जो मनी वाला टॉपिक है दोस्तों यहीं से कवर हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए ये वीडियो, तो अच्छे से आपका जो मनी टॉपिक है वो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर मैं कृत्रिम मुद्रा किसे कहते हैं इसकी बात करूँ तो क्या है दोस्तों, कृत्रिम मुद्रा ऐसी मुद्रा जो चलन में नहीं होती। क्या है दोस्तों, कृत्रिम मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जो चलन में नहीं होती किंतु लेखांकन में प्रयुक्त होती है, कृत्रिम मुद्रा कहलाती है। जैसे SDR, क्या है दोस्तों, जैसे SDR है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, कृत्रिम मुद्रा का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है।
जो चलन में नहीं होती लेकिन जो लेखांकन है उसमें होती है। विकास वित्त में कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं दोस्तों? तो जो विकास वित्त है उसमें हमारे क्षेत्र शामिल होते हैं औद्योगिक और कृषि, दोनों के ही वित्त क्षेत्र शामिल होते हैं। जो औद्योगिक और कृषि है दोस्तों, इनके दोनों के क्या होते हैं? वित्त क्षेत्र शामिल होते हैं। ठीक है। भारतीय वित्तीय प्रणाली भारत के आर्थिक विकास में किस प्रकार से योगदान देती है? तो ये योगदान देती है दोस्तों बचत निवेश की प्रक्रिया के माध्यम से पूंजी निर्माण द्वारा। कैसे योगदान देती है भारत की आर्थिक प्रणाली विकास में? तो ये देती है बचत निवेश की प्रक्रिया के माध्यम से पूंजी निर्माण द्वारा। ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूं वित्तीय प्रणाली का उद्देश्य क्या है, क्या पूछा जाए? वित्तीय प्रणाली का उद्देश्य पूछा जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वित्तीय प्रणाली का उद्देश्य ये हो जाएगा बचत को गतिमान करना। क्या है दोस्तों? बचत को गतिमान करना और फिर इसका आवंटन कुशल रूप से अंतिम प्रयोक्ताओं एवं निवेशकों को करना। क्या हो जाएगा दोस्तों? जो बचत को गतिमान करना तथा इसका जो आवंटन है कुशल रूप से किसमें करना? अंतिम प्रयोक्ताओं और इन्वेस्टर होते हैं जो हमारे, उनको करना। ठीक है। संगठित मुद्रा बाजार में केंद्रीय स्थान पूछा गया दोस्तों किससे प्राप्त होता है? तो ये होता है भारतीय रिजर्व बैंक से। ठीक है। RBI से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूं देश में साख का नियमन व नियंत्रण कौन करता है? जो भारत में साख व नियमन का नियंत्रण कौन करता है दोस्तों? ये हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, RBI हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा? RBI हो जाएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों असंगठित क्षेत्र जौन सा होता है, क्या होता है दोस्तों? असंगठित क्षेत्र में कौन कौन आ जाते हैं? जैसे कि साहूकार, महाजन, सेठ आदि की आश्रितता को कम करने के लिए नाबार्ड द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? क्या चलाया गया है दोस्तों? स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं नाबार्ड द्वारा। ठीक है। नाबार्ड क्या होता है दोस्तों? नाबार्ड एक बार नाबार्ड की फुल फॉर्म देख लेते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा? नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। ये हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास केंद्र हो जाएगा, विकास बैंक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये स्वयं सहायता समूह। ठीक है। सेल्फ ग्रुप है जो यही से क्या होता है? चलाया गया है। अगर है आगे है दोस्तों विश्व में किस बैंक को केंद्रीय बैंक की माँ की उपमा प्राप्त है? अगर मैं पूछूं मदर ऑफ सेंट्रल बैंक्स कौन है? तो ये हो जाएगा दोस्तों बैंक ऑफ इंग्लैंड। क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ इंग्लैंड। मदर ऑफ सेंट्रल बैंक किसे बोला गया है दोस्तों? बैंक ऑफ इंग्लैंड को बोला गया है। ठीक है दोस्तों। केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? अगर मैं पूछूं दोस्तों केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कार्य है वो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मोनोपोली ऑफ नोट इशू। क्या हो जाएगा दोस्तों? मोनोपोली ऑफ नोट इशू हो जाएगा। देश में पत्र मुद्रा का निर्गमन हो जाएगा दोस्तों। आगे है दोस्तों भारत की वर्तमान नोट निर्गमन व्यवस्था की न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली कब से कब तक अपनाई गई है? 1959 से। क्या है दोस्तों? 1959 से अपनाई गई है। क्या अपनाई गई है 1959 से? भारत की वर्तमान नोट निर्गमन व्यवस्था की न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली। ठीक है दोस्तों। भारत में व्यापारिक दृष्टि से व्यस्त काल कब माना जाता है? बिजी सीजन किसे बोला गया है दोस्तों? ये अक्टूबर नवंबर से अप्रैल मई तक है। इस समय मुद्रा एवं साख की क्या होती है? मांग बढ़ जाती है। तो इसे क्या बोला गया है? बिजी सीजन बोला गया है। क्या होता है दोस्तों? एक बार फिर देख लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्या हो जाता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आज के वीडियो का। भारत में व्यापारिक दृष्टि से व्यस्त काल पूछा गया, बिजी सीजन पूछा गया, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अक्टूबर नवंबर, अप्रैल से मई तक। ठीक है। ये क्या होता है? इस समय क्या होता है दोस्तों? मुद्रा एवं साख की क्या होती है? मांग बढ़ जाती है, इसलिए इसको क्या बोला गया? बिजी सीजन बोला गया। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना के नियत प्रथम प्रयास किस आयोग ने किया था? जो RBI है दोस्तों, इसका जो प्रथम प्रयास है
लगाने का तो किसने किया था? चैम्बरलिन ने किया था। किसने किया था? चैम्बरलिन आयोग है जो 1914 में आया था। कब आया था दोस्तों? 1914 में आया था। 1914 में आया था चैम्बरलिन आयोग। तो इन्होंने क्या किया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के नियत प्रथम प्रयास किए। ठीक है दोस्तों। बैंक दर का अर्थ पूछा गया है दोस्तों। बैंक रेशो का अर्थ पूछा गया है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? बैंक रेशो का मीनिंग हो जाएगा केंद्रीय बैंक द्वारा अन्य बैंकों के बिलों पर ली जाने वाली पुनर्कटौती की दर। क्या हो जाएगा? केंद्रीय बैंक द्वारा अन्य बैंकों के बिलों पर ली जाने वाली पुनर्कटौती की दर है जो उसको क्या बोला जाता है? बैंक रेशो बोला जाता है दोस्तों। बैंकों के वैधानिक कोषानुपात में वृद्धि से साख की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो ये पड़ता है दोस्तों, साख की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? कम हो जाती है। सरकार की ऋण नीति लागू करने में कौन सा साख नियंत्रण उपाय सहायक होता है? तो ये होता है OMO। ठीक है, खुले बाजार की क्रियाएं है जो दोस्तों वो ओपन मार्केट। ठीक है, ओपन मार्केट जो होती है उसमें क्या होती है? खुले बाजार की जो क्रियाएं है, ठीक है, वो होती है दोस्तों उपाय में सहायक। किसके सहायक होती है? सरकार की ऋण नीति लागू करने में कौन सा साख नियंत्रण उपाय सहायक होता है दोस्तों? खुले बाजार की क्रियाएं होती है। कौन सी होती है? खुले बाजार की क्रियाएं होती है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। सो थैंक यू दोस्तों।